हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी, अध्याय 11, फायर बोल्ट। हैरी नहीं जानता था कि हनी ड्यूक्स के तहखाने तक वो कैसे पहुंचा, सुरंग तक कैसे गया और महल तक कैसे आया। वो इतना जानता था कि यात्रा में उसे जरा भी समय नहीं लगा, क्योंकि वो बातें उसके सर पर हथौड़ों की तरह पड़ रही थीं जो उसने अभी अभी सुनी थी। किसी ने उसे पहले क्यों नहीं बताया? डम्बलडोर, हैग्रिड, मिस्टर वीजली, कर्नेलियस फज। किसी ने क्यों नहीं बताया कि हैरी के माता पिता की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उनके सबसे अच्छे दोस्त ने उन्हें धोखा दिया था। रॉन और हरमाइनी डिनर के दौरान हैरी को परेशान देखते रहे। उन्होंने जो छुपकर सुना था उसके बारे में वो बातचीत नहीं कर सकते थे क्योंकि पर्सी उनके पास बैठा था। जब वे भीड़ भरे हॉल की तरफ जाने वाली सीढ़ियां चढ़े तो उन्हें फ्रेड और जॉर्ज दिखे, जो 5-6 गोबर बम चलाकर सत्र खत्म होने की खुशी मना रहे थे। हैरी ये नहीं चाहता था कि फ्रेड और जॉर्ज से पूछें कि वो हॉग्समीड गया था या नहीं, इसलिए चुपचाप अपने खाली कमरे में चला गया। वो सीधे अपने बिस्तर के पास रखी अलमारी पर पहुंचा। उसने अपनी किताबें हटाई। जल्दी से उसे वो चीज़ मिल गई जो वो ढूंढ रहा था, चमड़े की जिल्द वाला फोटो एल्बम जो हैग्रिड ने उसे 2 साल पहले दिया था। इस एल्बम में उसके माता पिता की जादुई तस्वीरें थी। बिस्तर पर बैठने और पलंग के पर्दे लगाने के बाद वो एल्बम के पन्ने पलटने लगा जब तक अपने माता पिता की शादी की एक तस्वीर तक नहीं पहुंच गया। उसके पिता उसकी तरफ देखकर हाथ हिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। हैरी की तरह उनके बाल बिखरे हुए थे। हैरी को ये बाल विरासत में मिले थे। पास में ही हैरी की माँ थी जो खुशी से दमक रही थी। उनकी बाह उसके डैडी की बाह में थी और वहाँ ब्लैक को ही होना चाहिए था जो उनका बेस्ट मैन था। हैरी ने पहले कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर उसे मालूम होता कि इस पुराने फोटो में खड़ा आदमी ब्लैक है तो भी वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था। फोटो में उसका चेहरा सुंदर और हंसमुख था। जब ये तस्वीर ली गई थी, क्या तब भी वो वोल्डेमॉर्ट के लिए काम कर रहा था? क्या उस समय भी वो अपने पास खड़े 2 लोगों की मौत की योजना बना रहा था? क्या वो जानता था इसके लिए उसे अज़्काबान की जेल में 12 साल काटने होंगे? इसके बाद उसका हुलिया इतना बदल जाएगा कि उसे पहचानना मुश्किल होगा। हैरी ने एल्बम बंद कर दिया, उसे वापस अलमारी में पीछे की तरफ रख दिया। कमरे का दरवाजा खुला। हैरी, रॉन की झिझकती हुई आवाज आई। हैरी चुपचाप लेटा रहा, सोने का नाटक करता रहा। रॉन फिर से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद हैरी करवट बदलकर पीठ के बल लेट गया। उसकी आंखें खुली थी। उसके मन में नफरत का लावा उबल रहा था। अंधेरे में उसकी आंखों के सामने वही दृश्य आ रहा था कि ब्लैक उसकी तरफ देखकर हंस रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई फिल्म देख रहा हो कि सीरियस ब्लैक पीटर पेटिग्रू के पर खच्चे उड़ा रहा है, जो नेविल लॉन्गबॉटम से मिलता जुलता था। हालांकि उसे जरा भी पता नहीं था कि ब्लैक की आवाज़ कैसी होगी, लेकिन उसे एक धीमी रोमांचित आवाज़ सुनाई दे रही थी। काम हो गया है मालिक, पॉटर दंपति ने मुझे अपना रहस्य रक्षक बना लिया। हैरी को सुबह जाकर नींद आई। देर से जागने पर उसने देखा कमरे में कोई नहीं था। उसने कपड़े पहने, घुमावदार सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल में पहुंचा जो पूरी तरह खाली था। 2 लोग थे। इनमें से एक रॉन था जो अपना पिपरमिंट मेंढक खा रहा था और अपना पेट मल रहा था। दूसरी हरमाइनी थी जिसका होमवर्क 3 टेबलों पर फैला हुआ था। बाकी लोग कहाँ गए? हैरी ने पूछा। बाहर घूमने गए हैं, याद नहीं है? आज छुट्टी का पहला दिन है। लंच का समय हो गया है, मैं तुम्हें उठाने ही आ रहा था। रॉन ने हैरी को बहुत ध्यान से देखते हुए कहा। तुम्हारी हालत सचमुच अच्छी नहीं लग रही। हरमाइनी ने उसके चेहरे को परेशानी से देखते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, हैरी बोला। हैरी सुनो, कल हमने जो बातें सुनी हैं उन्हें सुनकर तुम्हें दुख हुआ होगा, पर बेवकूफ़ी मत करना। जैसे? हैरी ने पूछा। जैसे ब्लैक का पीछा करने की कोशिश मत करना, रॉन ने तत्काल कहा। हैरी समझ गया उसके सोते समय उन दोनों ने इस बात की रिहर्सल कर ली होगी। वो कुछ नहीं बोला। हरमाइनी ने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, है ना हैरी? रॉन बोला, क्योंकि ब्लैक इस लायक नहीं है कि उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली जाए। हैरी उनकी तरफ देख रहा था। वे लोग उसकी स्थिति नहीं समझ रहे थे। तुम्हें क्या पता है जब भी दंपशाच मेरे पास आते हैं तो मुझे क्या सुनाई पड़ता है? रॉन और हरमाइनी ने डरते हुए सिर हिलाए। मैं अपनी मम्मी की चीखें सुनता हूँ जो वोल्डेमॉर्ट के सामने गिड़गिड़ा रही हैं। इसे आसानी से कोई भुला नहीं सकता, और अगर बाद में ये पता चले कि उनके किसी दोस्त ने उनके साथ गद्दारी की थी और वोल्डेमॉर्ट को उनके पीछे भेजा था। हरमाइनी ने सदमे में आते हुए कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। दंपशाच ब्लैक को पकड़ लेंगे, उसे अज़्काबान भेजा जाएगा, उसे अपने किए की सजा मिलेगी। तुमने फर्ज की बात तो सुनी ना, अज़्काबान का ब्लैक पर उतना असर नहीं है जितना दूसरे लोगों पर है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम ब्लैक को मारना चाहते हो? रॉन ने बहुत तनाव भरी आवाज में कहा। बेवकूफी की बातें मत करो, हैरी किसी को नहीं मारना चाहता, है ना हैरी? हरमाइनी ने दहशत में चीखते हुए कहा। हैरी ने जवाब नहीं दिया।
वो नहीं जानता था वो क्या चाहता है। उसने अचानक कहा, मेल्फॉय जानता है, याद है? उसने जादुई काढ़े की क्लास में मुझे क्या कहा था? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं खुद उसे पकड़ने जाता और बदला लेता। तो तुम हमारे बजाय मेल्फॉय की बात मानोगे? रॉन ने गुस्से में कहा। सुनो, तुम्हें पता है कि जब पीटर पेटिग्रू ब्लैक को पकड़ने गया था तो उसकी माँ को क्या मिला था? डैडी ने मुझे बताया था, ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास और एक डिब्बे में पीटर पेटिग्रू की उंगली। उसकी मौत के बाद उसके शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा यही मिला था। हैरी, ब्लैक पागल और खतरनाक है। मेल्फॉय के डैडी ने उसे बताया होगा। हैरी ने रॉन की बातों को अनसुना करते हुए कहा। वो वोल्डेमॉर्ट के बहुत करीब थे। उसका नाम मत लो हैरी, रॉन ने गुस्से में कहा। इसलिए मेल्फॉय को मालूम था कि ब्लैक वोल्डेमॉर्ट के लिए काम कर रहा है और मेल्फॉय को ये देखने में बहुत मजा आएगा कि पेटिग्रू की तरह तुम्हारे भी चीथड़े उड़ जाएं। खुद को काबू में रखो। मेल्फॉय सिर्फ ये चाहता है कि गरुण द्वार के क्विडिच मैच के पहले तुम मर जाओ। प्लीज हैरी, हरमाइनी ने कहा। उसकी आंखों में अब भी आंसू चमक रहे। समझदारी से काम लो, ब्लैक ने बुरा किया है। तुम ब्लैक की तलाश करने जाओगे जो वास्तव में उसकी योजना है, तो ये अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे मम्मी डैडी ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हें कोई चोट पहुंचे, है ना? हैरी ने रूखेपन से कहा, मैं ये कभी नहीं जान पाऊंगा वो क्या चाहते थे, क्योंकि ब्लैक की मेहरबानी से मेरी उनसे कभी बात नहीं हो पाएगी। खामोशी छा गई। क्रूकशैंक्स अपने पंजे खोलते हुए आराम से ज्यादा पसर गई। रॉन की जेब कांप गई। रॉन बोला, छुट्टियां चल रही हैं, क्रिसमस आने वाला है, चलो हम हैग्रिड से मिलने चलते हैं। नहीं, हैरी को महल से बाहर नहीं जाना चाहिए। चलो चलते हैं, और मैं उससे पूछूंगा कि जब उसने मुझे मेरे माता पिता के बारे में बताया था तो ब्लैक का जिक्र क्यों नहीं किया। हैरी ने उठते हुए। रॉन कतई नहीं चाहता था कि सीरियस ब्लैक के बारे में आगे बात। उसने जल्दी से कहा, या फिर हम शतरंज खेलते हैं या गॉबस्टोन्स। पर्सी का सेट रखा है। नहीं, हम हैग्रिड से मिलने चलेंगे, हैरी ने दृढ़ता से कहा। उसने अपने कमरों में से चोगे निकाले और तस्वीर के छेद से बाहर निकल गया। मुझसे मुकाबला करो पीले पेट वाले कुत्तों। खाली महल से होते हुए वे बलूत के दरवाजे से बाहर निकले, ढलान पर उतरे। चमकती और धूल जैसी बर्फ से उनके मोजे और चोगे के निचले हिस्से गीले और ठंडे हो गए। अंधेरा ऐसे दिख रहा था जैसे किसी ने उस पर जादू किया हो। हर पेड़ सफेदी से ढका था। हैग्रिड की झोपड़ी बर्फ के केक की तरह लग रही थी। रॉन ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वो बाहर तो नहीं गया, हरमाइनी ने कहा, जो चोगे के बावजूद कांप रही थी। रॉन ने दरवाजे पर कान लगाकर आहट की। एक अजीब तरह की आवाज आ रही थी। रॉन ने घबराते हुए कहा, शायद हमें जाकर किसी को बुलाना चाहिए। हैग्रिड, हैरी ने दरवाजे को जमकर थपथपाते हुए कहा। हैग्रिड, क्या तुम अंदर हो? भारी कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुल गया। हैग्रिड सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। उसके चमड़े के कोट के सामने वाले हिस्से पर आंसू बह रहे थे। तो तुम लोगों ने खबर सुन ली? वो जमकर चीखा और हैरी की गर्दन से लिपट गया। हैग्रिड आम आदमी से कम 2 गुने आकार का था। हैरी हैग्रिड के वजन से गिर जाता, लेकिन रॉन और हरमाइनी ने उसे बचा लिया। वो तीनों झोपड़ी के अंदर गए। उन्होंने हैग्रिड को कुर्सी पर बिठा दिया और वो अपना चेहरा टेबल पर टिकाकर जोर जोर से सिसकता रहा। उसका चेहरा आंसुओं से चमक रहा था। उसकी खिचड़ी दाढ़ी पर बहते हुए नीचे आ रहा था। हैग्रिड, क्या हुआ है? हरमाइनी ने हैरान होकर पूछा। हैरी को टेबल पर एक सरकारी पत्र दिखा जो खुला था। ये क्या है हैग्रिड? हैग्रिड की सिसकियां तेज हो गईं, लेकिन उसने हैरी की तरफ पत्र बढ़ा दिया। हैरी पत्र पढ़ने लगा। प्रिय श्री हैग्रिड, आपकी कक्षा में गरुण अश्व ने एक विद्यार्थी पर हमला किया है। उसके मामले में पूरी जांच करने के बाद प्रोफेसर डंबलडोर ने ये बात मान ली है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। बहरहाल, हमें उस गरुण अश्व की चिंता है। हमने फैसला किया है कि हम मिस्टर लूसियस मेल्फॉय की शिकायत पर विचार करेंगे और इस मामले को खतरनाक प्राणी खात्मा समिति के सामने रखेंगे। मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। हम चाहेंगे कि उस दिन आप लंदन में समिति के ऑफिस में अपने गरुण अश्व को लेकर उपस्थित हों। हम चाहते हैं इस दौरान उस गरुण अश्व को एकांत में और अच्छी तरह बांध कर रखा जाए। आपका फिर स्कूल के गवर्नरों की सूची थी। लेकिन हैग्रिड, तुमने कहा था कि बग्बी एक अच्छा गरुण अश्व है। मुझे यकीन है वो छूट जाएगा। तुम खतरनाक प्राणी खात्मा समिति के बदमाश लोगों को नहीं जानते। वे दिलचस्प प्राणियों के दुश्मन हैं। बग्बी कोने में लेटकर कुछ चबा रहा था, जिससे पूरे फर्श पर खून फैला हुआ था। हमसे नहीं हुआ कि हम उसे बर्फ में बाहर छोड़ दें। वो अकेला है, वो भी क्रिसमस पर। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिलचस्प प्राणियों के बारे में उनके और हैग्रिड के विचार पर जमीन आसमान का अंतर था।
जो प्राणी हैग्रिड को दिलचस्प लगते थे वही दूसरों को भयंकर जानवर लगते थे। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था। बग्बी खास खतरनाक नहीं था। हैग्रिड के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए वो सचमुच अच्छा जानवर था। तुम्हें उसके बचाव की तैयारी करनी चाहिए हैग्रिड। हरमाइनी ने हैग्रिड की विशाल बाह पर हाथ रखा। मुझे विश्वास है बग्बी को सुरक्षित जानवर साबित किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हैग्रिड ने सुबकते हुए कहा। खात्मा विभाग के लोग उस दुष्ट लूसियस मैलफॉय की जेब में हैं, सब उससे डरते हैं। हैग्रिड ने अपनी उंगली से गला काटने का इशारा किया, फिर जमकर रोने लगा और अपने हाथों में सिर छुपा लिया। हैरी ने कहा, हैग्रिड, डंबलडोर ने कुछ नहीं किया। वो हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। अभी उनके सामने और भी बहुत सी समस्याएं हैं। दम पिशाचों को महल से दूर रखने के कारण पहले ही लोग उनकी काफी बुराई कर रहे हैं। उधर सीरियस ब्लैक भी आस पास मंडरा रहा है। रॉन और हरमाइनी ने हैरी को देखा। वो उम्मीद कर रहे थे कि वो हैग्रिड पर आग बबूला होगा कि उसने ब्लैक की सच्चाई क्यों नहीं बताई, लेकिन हैग्रिड इतना दुखी और दहशत में था कि हैरी ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, सुनो हैग्रिड, हार मत मानना, हरमाइनी सही है। तुम्हें बग्बी के बचाव की तैयारी करना चाहिए। गवाही के लिए तुम हमें बुला सकते हो। मुझे लगता है मैंने गरुण अश्व को चिढ़ाने संबंधी एक मुकदमे के बारे में पढ़ा है जिसमें गरुण अश्व छूट गया था, हरमाइनी ने सोचते हुए कहा। हैग्रिड, मैं किताबों में देखकर बताऊंगी क्या हुआ था। हैग्रिड अब भी जोर जोर से रो रहा था। हैरी और हरमाइनी ने रॉन की तरफ देखा कि वो उनकी मदद करे। रॉन बोला, मैं चाय बना कर लाता हूँ। हैग्रिड ने उसे घूर कर देखा। रॉन ने कंधे उचकाते हुए कहा, जब कोई परेशान होता है तो मेरी मम्मी यही करती है। आखिरकार चाय का धुआं उड़ाता मग हैग्रिड के सामने आ गया और उन तीनों ने उसकी मदद के आश्वासन दिए। फैंग नाम का कुत्ता झिझकते हुए टेबल के नीचे से बाहर आ गया। उसने हैग्रिड के घुटने पर अपना सिर रख दिया। हैग्रिड ने एक हाथ से फैंग को थपथपाते हुए कहा, कुछ समय से हम होश में नहीं थे, बग्बी की चिंता में डूबे थे। हम इस बात से दुखी हैं कि कोई भी विद्यार्थी हमारी क्लास को पसंद नहीं करता। हरमाइनी ने तत्काल झूठ बोल दिया। कौन कहता है? हाँ, तुम्हारी क्लास हमें बहुत अच्छी लगती है। रॉन ने टेबल के नीचे अपनी उंगलियों को बांधते हुए कहा। फ्लावर बम्स कैसे हैं? मर गए, बहुत ज्यादा सलाद पत्ती खाने से, हैग्रिड ने उदासी से कहा। अरे नहीं, रॉन ने कहा। उसका होंठ फड़क रहा था। हैग्रिड ने अचानक कांपते हुए कहा, हम दम पिशाचों के कारण परेशान हैं। हम जब भी 3 ब्रूम स्टिक्स में पीने जाते हैं तो हर बार हमें उनके पास से गुजरना पड़ता है और हमें लगता है जैसे हम अस्कबान पहुंच गए हैं। वो खामोश होकर अपनी चाय सुड़कने लगा। हैरी, रॉन और हरमाइनी अपनी सांस रोककर उसे देखते रहे। उन्होंने पहले कभी हैग्रिड को अस्कबान की कैद का जिक्र करते नहीं सुना था। हरमाइनी ने झिझकते हुए पूछा, हैग्रिड, क्या वहाँ का माहौल बहुत भयंकर है? तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, दुनिया में इतनी बुरी कोई दूसरी जगह नहीं है। हमें लग रहा था हम पागल हो रहे हैं। हमें रात दिन बुरी घटनाओं के बारे में ख्याल आता था। जिस दिन हॉगवर्ट्स से निकाला गया, जिस दिन हमारे डैडी की मौत हुई, जिस दिन हमारा नॉर्बर्ट चला गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नॉर्बर्ट ड्रैगन का वो बच्चा था जिसे हैग्रिड ने ताश के खेल में जीता था। कुछ समय के बाद इंसान ये भूल जाता है वो कौन है। उसे अपने जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं लगता। ये लगने लगता है यदि हम नींद में मर जाएं तो अच्छा होगा। जब हमें दम पिशाचों ने छोड़ा तो ऐसा लगा जैसे दूसरा जन्म हुआ है। जिंदगी में हमें इतना अच्छा पहले कभी नहीं लगा। लेकिन याद रहे, दम पिशाच हमें छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन तुम तो बेगुनाह थे, हरमाइनी बोली। हैग्रिड ने फुफकारते हुए कहा, उन्हें क्या लेना देना है? उन्हें तो बस 100-200 इंसान चाहिए जिनसे वो जोंक की तरह चिपक कर सारी खुशी चूसते रहें। हैग्रिड एक पल के लिए खामोश हुआ, अपनी चाय का कप देखता रहा, फिर बोला, हम सोच रहे हैं बग्बी को कहीं भगा दें, उसे कहें वो उड़कर दूर चला जाए। लेकिन गरुण अश्व को ये बात कैसे समझाई जाए कि उसे छिप जाना चाहिए। और हम कानून तोड़ने से भी डरते हैं। हम दोबारा अस्कबान नहीं जाना चाहते। हैग्रिड के घर की यात्रा सुखद नहीं थी, लेकिन उसका वैसा ही असर हुआ जैसा रॉन और हरमाइनी चाहते थे। हालांकि हैरी अभी ब्लैक को नहीं भूला था, लेकिन वो खतरनाक प्राणी खात्मा समिति के खिलाफ मुकदमा जीतने में हैग्रिड की मदद करना चाहता था। अगले दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी लाइब्रेरी में गए। जब वे गरुण द्वार के खाली हॉल में लौटे, उनके हाथ में किताबें थी। वो बग्बी के बचाव की तैयारी करना चाहते थे। तीनों चटकती आग के सामने बैठकर खूंखार जानवरों के मशहूर मुकदमों वाली धूल भरी किताब के पन्ने पलट रहे थे। कोई चीज नजर आती तो बीच बीच में बात कर लेते। ये देखो, 1722 का मुकदमा था, लेकिन गरुण अश्व को सजा हो गई थी। देखो तो सही, उन्होंने उसके साथ क्या किया था। कितना भयानक दृश्य है। इससे मदद मिलेगी। देखो, सिंह वाले नरसिंह 1296 में किसी पर हमला किया था, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया था। अरे नहीं, ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि सब लोग उसके पास जाने से डर रहे थे।
इसी दौरान महल में क्रिसमस की सजावट हो चुकी थी। खाने की जोरदार और स्वादिष्ट खुशबू गलियारों में भरी हुई थी। क्रिसमस की शाम तक ये खुशबू इतनी तेज हो गई थी कि स्कैबर्स भी उसे सूंघने के लिए रॉन की जेब से बाहर निकलने लगा। क्रिसमस की सुबह रॉन ने हैरी को तकिया मारकर जगाया। ओए तोहफे! हैरी ने चश्मा पहना, बिस्तर के नीचे वाले हिस्से को देखा। रॉन ने पहले ही अपने तोहफों पर लिपटे कागज फाड़ दिए थे। मम्मी ने एक और स्वेटर भेजा है, फिर से मैरून रंग का। देखो, उन्होंने तुम्हें भी भेजा है या नहीं? उन्होंने हैरी के लिए भी स्वेटर भेजा था। मिसेस वीजली ने उसे एक लाल स्वेटर भेजा था जिसमें सामने एक गरुड़द्वार का शेर बना था। इसके अलावा घर पर बनी 1 दर्जन मिन्स पाई, क्रिसमस केक, नट ब्रिटल का डिब्बा भेजा था। जब हैरी ने इन चीज़ों को हटाकर देखा तो इसके नीचे एक लंबा पतला पैकेट था। वो क्या है? रॉन ने मैरून मोजों का पैकेट खोलते हुए पूछा। पता नहीं। हैरी ने पार्सल पर लिपटे कागज को फाड़ा। उसके मुंह से आह निकल गई। एक शानदार चमचमाती हुई जादुई झाड़ू उसके बिस्तर पर गिर गई। रॉन के हाथ से मोजे छूट गए। वो झाड़ू को करीब से देख रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये फायरबोल्ट थी। वही झाड़ू जिसे हैरी अपने सपनों में देखता था। उसके लिए रोज छूमंतर गली जाता था। उसके हाथ में ही आते झाड़ू थरथराने लगी। हैरी ने उसे छोड़ दिया। झाड़ू बिना किसी सहारे के हवा में झूलने लगी और उसके सवार होने के लिए आदर्श ऊंचाई पर स्थिर हो गई। हैरी की निगाह हैंडल के ऊपरी सिरे पर लिखे सुनहरे रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे खिसक कर आई। उसने चिकनी तराशी हुई टहनियों से बनी पूंछ को देखा। रॉन ने धीमे से पूछा, इसे किसने भेजा है? देखो, शायद अंदर कोई कार्ड हो, हैरी ने कहा। रॉन ने फायर बोल्ट पर लिपटे कागज को फाड़ा। कुछ नहीं है। तुम पर इतने पैसे किसने खर्च किए होंगे? हैरी ने हैरानी से कहा। डर्सली परिवार ने तो नहीं किए होंगे। मैं शर्त लगा सकता हूँ डंबलडोर ने भेजी होगी। रॉन ने फायर बोल्ट के चारों तरफ घूमते हुए कहा। उसकी आंखें इसके हर इंच की सुंदरता को निहार रही। तुम्हें याद है उन्होंने गुमनाम तरीके से अदृश्य चोगा भेजा था? वो मेरे डैडी का था, हैरी बोला। डंबलडोर ने तो सिर्फ मुझ तक पहुंचाया था। झाड़ू की बात अलग है, वो मुझ पर सैकड़ों गेलियन नहीं खर्च करेंगे। वे विद्यार्थियों में इस तरह की चीज नहीं बांट सकते। इसलिए तो उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, रॉन ने बोला, ताकि मेलफॉय जैसे मूर्ख लोग पक्षपात का आरोप न लगाएं। देखो हैरी, रॉन ने जोर से हंसते हुए कहा, मेलफॉय जरा सोचो तो, जब वो तुम्हें झाड़ू पर देखेगा तो उसका क्या हाल होगा। वो सुअर की तरह पागल हो जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की झाड़ू है ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हैरी ने फायर बोल्ट पर हाथ फिराते हुए कहा। रॉन मेलफॉय के बारे में कल्पना करके जोर जोर से हंस रहा था और हैरी के बिस्तर पर औंधा हो गया। हैरी बुदबुदाया, आखिर कौन? मैं जानता हूँ, रॉन ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। मैं जानता हूँ, शायद ल्यूपिन। क्या? अब हैरी हंसने लगा। ल्यूपिन? अगर उनके पास इतने पैसे होते तो वो खुद के लिए नए दुशाले खरीद लेते। हाँ, पर वो तुम्हें पसंद करते हैं और जब तुम्हारी निम्बस टूटी थी उस समय वो बाहर गए थे। उन्होंने इसके बारे में सुना होगा और छूमंतर गली में जाकर तुम्हारे लिए खरीद ली होगी। तुम क्या कह रहे हो? वो बाहर गए थे? जब मैं मैच खेल रहा था तो वो बीमार थे, पर वो अस्पताल में तो नहीं थे, रॉन ने कहा। मैं स्नेप की सजा के अनुसार वहां पर बेड पेन साफ कर रहा था, याद है ना? हैरी ने रॉन की तरफ देखा। उसके माथे पर बल पड़ गए। मुझे नहीं लगता ल्यूपिन के पास इतने पैसे होंगे। तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? हरमाइनी अभी अभी आई थी, ड्रेसिंग गाउन में थी और क्रूकशैंक्स को एक हाथ में उठाए हुए। क्रूकशैंक्स बहुत चिड़चिड़ी दिख रही थी क्योंकि उसके गले में एक भड़कीली रस्सी बंधी थी। उसे यहाँ से हटाओ, रॉन ने जल्दी से स्कैबर्स को बिस्तर से उठाकर पजामे की जेब में रख लिया। हरमाइनी ने उसकी बात नहीं सुनी। क्रूकशैंक्स को सीमस के खाली बिस्तर पर पटक दिया और मुंह खोलकर फायर बोल्ट देखने लगी। ओह हैरी, ये तुम्हें किसने भेजी? पता नहीं, इसके साथ कोई कार्ड नहीं है, हैरी बोला। उसे देखकर हैरानी हुई। हरमाइनी इस खबर से रोमांचित नहीं हुई। उसका चेहरा उतर गया। उसने अपना होंठ काट लिया। तुम्हें क्या हुआ? रॉन बोला। हरमाइनी ने धीमे से कहा, मेरा मतलब है ये झाड़ू बहुत अच्छी है ना? जमकर आह भरी। फिर बोला, हरमाइनी, ये दुनिया की सबसे अच्छी झाड़ू है। बहुत महंगी होगी, शायद इसकी कीमत नाग शक्ति की सारी झाड़ुओं से ज्यादा होगी, रॉन ने खुश होते हुए कहा। हरमाइनी बोली, देखो हैरी, कोई इतनी महंगी झाड़ू भेजेगा तो अपना नाम नहीं बताएगा। किसे परवाह है? रॉन ने धीरता से कहा। सुनो हैरी, क्या मैं इसकी सवारी कर सकता हूँ? हरमाइनी तीखी आवाज में बोली, मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल में किसी को इस झाड़ू की सवारी करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है हैरी को इससे क्या करना चाहिए? फर्श की सफाई, रॉन बोला। हरमाइनी जवाब दे पाए इसके पहले ही क्रूकशैंक्स सीमस के बिस्तर से कूदी और रॉन के सीने पर छलांग लगा दी। उसे यहाँ से बाहर निकालो,
रॉन गरजा। उसने क्रूकशैंक्स को अपने से दूर हटाने की कोशिश की। रॉन ने स्केबर्स की पूंछ पकड़ ली और क्रूकशैंक्स को लात जमाने की कोशिश की। क्रूकशैंक्स के बजाय उसका पैर हैरी के संदूक से टकराया, वो खुल गया। इसके बाद रॉन दर्द से कराहते हुए लंगड़ाने लगा। क्रूकशैंक्स की पूंछ अचानक खड़ी हो गई। कमरे में एक तीखी सीटी बजने लगी। मुखबिर यंत्र वर्नन अंकल के पुराने मोजे से बाहर निकल आया, फर्श पर चमकते हुए घूम गया। सीटी बजाता रहा, घूमता रहा। उसे देखकर क्रूकशैंक्स को गुस्सा आ रहा था, वो गुर्रा रही थी। हरमाइनी, ये अच्छा होगा तुम अपनी बिल्ली को यहाँ से ले जाओ, तुम उस चीज को बंद नहीं कर सकते, वो हैरी से बोला जब हरमाइनी धड़धड़ाते हुए कमरे से बाहर निकली। रॉन ने गुस्से से कहा, जो इस समय अपने पैर मलते हुए हैरी के बिस्तर पर बैठा था। तुम उस चीज को बंद नहीं कर सकते, वो हैरी से बोला जब हरमाइनी धड़धड़ाते हुए कमरे से बाहर निकली। क्रूकशैंक्स की पीली आंखें अभी बुरे इरादे से रॉन पर जमी हुई थी। कभी मोटा ताजा दिखने वाला स्कैबर्स बहुत दुबला हो गया था, उसके बाल झड़ रहे थे। उसकी हालत अच्छी नहीं दिख रही है ना, हैरी बोला। हैरी को जादुई जानवरों की दुकान वाली महिला की बात याद आई, जिसने कहा था आमतौर पर चूहे 3 साल तक जिंदा रहते हैं। उसे ये भी लगा अगर स्कैबर्स में कोई छिपी हुई शक्तियां नहीं हैं, उसने कभी प्रदर्शित नहीं किया है, तो अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में पहुंच गया है। हालांकि रॉन अक्सर शिकायत करता था कि स्कैबर्स बोरिंग और बेकार है, लेकिन हैरी जानता था कि उसके मरने पर रॉन को दुख होगा। हरमाइनी ने क्रूकशैंक्स को कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन वो रॉन पर गुस्सा थी कि उसने क्रूकशैंक्स को लात मारने की कोशिश की थी। रॉन इस बात पर गुस्सा था कि क्रूकशैंक्स ने स्कैबर को एक बार फिर खाने की कोशिश की थी। हैरी इन दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश छोड़ चुका था और फायर बोल्ट की जांच कर रहा था। लंच के समय वे बड़े हॉल में गए। उन्होंने देखा कि हाउस की टेबलें दीवारों के पास पहुंच गई हैं। प्रोफेसर मैगोनिकल, प्रोफेसर डम्बलडोर, स्नैप, स्प्राउट, फ्लिटविक कुर्सियों पर बैठे हैं। वहां पर चौकीदार फिल्च था, जिसने अपना सदाबहार भूरा कोट आखिर उतार दिया था। हैरी, रॉन और हरमाइनी टेबल के पास पहुंचे तो डम्बलडोर बोले, क्रिसमस की शुभकामनाएं। चूंकि हम लोग इतने कम हैं, इसलिए हमें लगा कि हाउसों की टेबल का उपयोग करना मूर्खतापूर्ण होगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हैरी, रॉन और हरमाइनी टेबल के कोने पर लाइन से पास पास बैठ गए। पटाखे, डम्बलडोर ने उत्साह से कहा और स्नैप की तरफ एक बड़ा सा सफेद पटाखा बढ़ा दिया, जिन्होंने अनिच्छा से इसे चलाया। बंदूक के धमाके की तरह पटाखा उड़ा। उसमें से जादूगरनी का एक बड़ा सा हैट गिरा, जिस पर गिद्ध बना हुआ था। हैरी को बहरूपिये की याद आ गई। उसने रॉन की तरफ देखा, फिर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। स्नैप का मुंह उतर गया। उन्होंने उस हैट को डम्बलडोर की तरफ बढ़ा दिया। डम्बलडोर ने तत्काल हैट की अदला बदली की और स्नैप को अपना जादूगरों वाला हैट दे दिया। शुरू करो, उन्होंने टेबल से कहा और चारों तरफ मुस्कुराते हुए देखा। हैरी भुने हुए मसालेदार आलू खा रहा था तो बड़े हॉल का दरवाजा एक बार फिर खुला। प्रोफेसर ट्रेलॉनी उनकी तरफ आ रही थीं, जैसे वो पहियों पर चल रही हूँ। उन्होंने खास मौके पर हरी चमकदार पोशाक पहन रखी थी। डम्बलडोर ने उठते हुए कहा, सिबिल, कितना सुखद आश्चर्य है। मैं भाग्य दर्पण देख रही थी हेडमास्टर, और मुझे देखकर हैरानी हुई कि मैं अकेले लंच करने के बजाय आप लोगों के साथ लंच कर रही हूँ। भाग्य के इशारों को मैं नज़रअंदाज कैसे कर सकती थी, इसलिए मैं जल्दी से टॉवर से बाहर निकली। देर से आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, डम्बलडोर बोले। उनकी आंखों में चमक आ गई। मैं कुर्सी का इंतज़ाम कर देता हूँ। उन्होंने अपनी छड़ी घुमाकर हवा से एक कुर्सी का इंतज़ाम किया, जो कुछ पल घूमी, फिर प्रोफेसर स्नैप और मैगोनिगल की कुर्सियों के बीच आवाज़ करती हुई गिर गई। लेकिन प्रोफेसर ट्रेलॉनी इस पर नहीं बैठी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें टेबल के चारों तरफ घूम गईं और अचानक उनके मुंह से चीख निकली, मैं नहीं बैठ सकती हेडमास्टर। अगर मैं आपकी टेबल पर बैठी तो हम 13 लोग हो जाएंगे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 13 लोग जब एक साथ खाते हैं, सबसे पहले उठने वाला आदमी मर जाता है। हम खतरा मोल ले लेंगे सिबिल, प्रोफेसर मैगोनिगल ने धीरता से कहा। बैठ जाओ, टर्की बिल्कुल ठंडी हो गई है। प्रोफेसर ट्रेलॉनी झिझकते हुए खाली कुर्सी पर बैठ गई, जैसे वो आशा कर रही हों किसी भी समय टेबल पर बिजली गिर जाएगी। प्रोफेसर मैगोनिगल ने सबसे पास वाले प्याले में एक चम्मच डाला। ट्राइप लोगी सिबिल? प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। प्रोफेसर ल्यूपिन कहाँ हैं? उन्होंने अपनी आंखों को दोबारा खोलकर एक बार फिर चारों तरफ देखते हुए पूछा। मुझे दुख है, वो बीमार हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि क्रिसमस के दिन ही उन्हें बीमार पड़ना था। डम्बलडोर ने कहते हुए इशारा किया कि हर व्यक्ति खाने का सामान खुद परोसे। निश्चित रूप से तुम्हें तो ये पता होगा सिबिल, प्रोफेसर मैगोनिगल ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने मैगोनिगल को बहुत ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, निश्चित रूप से पता था मिनर्वा, लेकिन आपके बताने से बहुत सी चीजें साफ हो गई हैं। प्रोफेसर ट्रेलॉनी की आवाज अचानक बहुत स्पष्ट हो गई। अगर तुम जानना चाहती हो मिनर्वा, तो मैंने देखा है कि बेचारे प्रोफेसर ल्यूपिन हमारे साथ बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे।
जब मैंने उनसे भाग्य दर्पण में झांकने को कहा तो वो तत्काल भाग खड़े हुए। अच्छा? प्रोफेसर मैगोनिकल ने रूखेपन से कहा। मुझे नहीं लगता, प्रोफेसर डम्बलडोर ने मुस्कुराते हुए लेकिन थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर ल्यूपिन को जान का कोई खतरा है। सेवरस, तुमने उनके लिए काढ़ा तो बना दिया था? हाँ हेडमास्टर, उसने अपने जवाब दिया। अच्छी बात है, तब तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। डेरेक, तुमने ये तो चखा ही नहीं। डम्बलडोर ने उसका नाम लेकर बुलाया था, इस वजह से फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी लाल पड़ गया। उसने कांपते हाथों से वो डिश उठा ली। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने क्रिसमस का डिनर खत्म होने तक सामान्य व्यवहार किया, जो 2 घंटे तक चला। जब क्रिसमस के डिनर के कारण पेट लगभग फटने वाला था, तब जाकर कहीं उन्होंने खाना बंद किया। जब हैरी, रॉन टेबल पर से सबसे पहले उठे तो प्रोफेसर ट्रिलोनी जोर से चीखी, मेरे प्यारे बच्चों, तुम में से कौन पहले उठा है? कौन? क्या पता, रॉन ने हैरी को परेशानी से देखते हुए कहा। मुझे लगता है इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता प्रोफेसर मैगोनिकल। मुझे लगता है इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, प्रोफेसर मैगोनिकल ने ठंडेपन से कहा। जब तक कोई पागल आदमी कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे के बाहर इंतजार न कर रहा हो कि वो प्रवेश हॉल में आने वाले पहले व्यक्ति का सिर काट देगा। यहाँ तक कि रॉन भी हंसने लगा। प्रोफेसर ट्रिलोनी बुरा मान गई। चल रही हो? हैरी ने हरमाइनी से पूछा। नहीं, मुझे प्रोफेसर मैगोनिकल से कुछ कहना है, रॉन ने जम्हाई लेते हुए कहा। शायद हरमाइनी पूछना चाहती होगी कि क्या कुछ और विषय वो ले सकती है। जब वे तस्वीर के छेद के पास पहुंचे तो वहां पर सर कैडोगन क्रिसमस का जश्न मना रहा था। क्रिसमस की शुभकामनाएं। पासवर्ड, कमीने कुत्ते, रॉन बोला। आप ही होंगे। सर कैडोगन ने गरजते हुए तस्वीर का दरवाजा खोल दिया जिससे वो अंदर चले जाएं। हैरी सीधे अपने कमरे में गया। उसने फायर बोल्ट उठाई, फिर उसने जादुई झाड़ू की सर्विसिंग किट उठाई जो हरमाइनी ने उसके जन्मदिन पर दी थी। दोनों चीजें लेकर वो हॉल में लौट आया। वो फायर बोल्ट को सुंदर बनाना चाहता था। वो और रॉन हर कोण से इसे देखकर खुश होते रहे जब तक कि तस्वीर का छेद नहीं खुला और हरमाइनी प्रोफेसर मैगोनिकल के साथ अंदर नहीं आ गई। हालांकि प्रोफेसर मैगोनिकल गरुड़ द्वार की प्रमुख थीं, लेकिन हैरी ने उन्हें केवल एक बार ही इस गरुड़ द्वार के हॉल में देखा था। जब वो एक गंभीर घोषणा करने आई थी, हैरी और रॉन फायरबोल्ट को पकड़कर उन्हें घूरते रहे। हरमाइनी दूर बैठ गई। उसने किताब उठा ली और अपना चेहरा छिपा लिया। तो ये बात है, मुझे अभी अभी मिस ग्रेंजर ने बताया है तुम्हें किसी ने झाड़ू भेजी है पॉटर। क्या मैं इसे ले सकती हूँ? प्रोफेसर मैगोनिकल ने पूछा। उन्होंने जवाब का इंतजार नहीं किया, उनके हाथों से फायर बोल्ट ले ली। उन्होंने हैंडल से लेकर पूंछ तक हर चीज की जांच की। इसके साथ कोई चिट्ठी नहीं थी पॉटर, और ना ही कोई कार्ड था। नहीं, हैरी ने सपाट स्वर में जवाब दिया। अच्छा, मुझे इसे ले जाना पड़ेगा पॉटर, प्रोफेसर मैगोनिकल बोली। क्या? क्यों? हैरी लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। जांच करना पड़ेगा, कहीं जादू टोना तो नहीं किया है। जाहिर है मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैडम हूच और प्रोफेसर फ्लिटविक इसका पुर्जा खोल देंगे। पुर्जा खोल देंगे, रॉन ने दोहराया जैसे प्रोफेसर मैगोनिकल पागल हो गई हैं। इसमें कुछ हफ्ता से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। अगर हमें यकीन हो गया है कि जादू टोना नहीं किया गया है तो तुम्हें वापस मिल जाएगी। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है प्रोफेसर, हैरी ने कांपती हुई आवाज में कहा। मेरा यकीन कीजिए प्रोफेसर। तुम ये कैसे जान सकते हो पॉटर? प्रोफेसर मैगोनिकल ने दयालुता से कहा। जब तक कि तुम इस पर सवारी न कर लो, और ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें यकीन न हो जाए कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। मैं तुम्हें जानकारी देती रहूंगी। प्रोफेसर मैगोनिकल मुड़ी, फायर बोल्ट उठाकर तस्वीर के छेद से बाहर चली गई। रॉन ने हरमाइनी की तरफ देखा। तुम भागती हुई मैगोनिकल के पास क्यों गई थी? क्योंकि मैंने सोचा कि शायद हैरी को ये झाड़ू सीरियस ब्लैक ने भेजी है और प्रोफेसर मैगोनिकल मुझसे सहमत हैं।